प्यारे विद्यार्थियों, बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी की इस एक और वीडियो लेक्चर की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शफकत राणा। बच्चों, हमने पिछली क्लास में लगभग सारे कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में चर्चा कर ली है। मैं लिस्ट बोलूं तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, और अब हम ऑलमोस्ट सेल ऑर्गेनेल्स की संरचना, कार्य और उनके समाप्ति की ओर जाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम एक और टॉपिक माइक्रोबॉडीज यानी सूक्ष्म काय के बारे में आज के इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। नाम से स्पष्ट है बच्चों, माइक्रोबॉडीज, सूक्ष्म काय यानी बहुत छोटे, और ये कोशिकाओं में सामान्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराते, कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। सबसे पहले इनको जोहान्स रॉडिन ने 1954 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में देखा था और उन्होंने ही इनफैक्ट शब्द माइक्रो बॉडी दिया था। रॉयलर और बर्नहार्ड ने इन्हें यकृत कोशिकाएं यानी लीवर सेल्स के अंदर देखा और इनकी जो पूरी डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, व्यापक संरचना है, उसको प्रस्तुत किया। और लगभग इनके इस खोज के एक दशक बाद क्रिश्चियन डी डुवे और साथियों ने इनको जो माइटोकॉन्ड्रियल जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके साथ एक कंटामिनेंट के रूप में पहचाना, पृथक किया, बताया लोगों को, खास तौर पे रैट्स की लीवर सेल्स के अंदर। और पौधों में इन्हें ब्रेडरबैक और बीवर्स ने 1967 में सबसे पहले बताया। और कहाँ बताया? जो कैस्टर होता है उसकी जो फलियां होती हैं अरंडी की, उसके अंदर बताया। जबकि टॉलबर्ट और उनके साथियों ने 1968 में इन्हें पालक के जो पत्तियां होती हैं उसमें से प्राप्त किया और आइसोलेट करके बताया। सूक्ष्म जीव या मैं कहूँ सूक्ष्म काय प्रायः एकल झिल्ली द्वारा घिरे कोशिकांग माने जाते हैं, अर्थात इनके चारों तरफ केवल एक इकाई झिल्ली, एक यूनिट मेम्ब्रेन रॉबर्टसन वाली पाई जाती है और उस झिल्ली के अंदर घिरा हुआ एक मैट्रिक्स होता है जो कि यूजुअली ग्रैन्युलर या कणिकामय होता है। इनका व्यास 0.2 से 1.5 माइक्रोन के बीच में होता है, बहुत छोटे होते हैं। और जब जब इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स और उनके अंदर देखा जाता है, खासतौर पे जब उनके थिन सेक्शंस लिए जाते हैं, तो ये लगभग गोलाकार दिखाई देते हैं। हालांकि कुछ और शेप भी फ्रेडरिक और उनके साथियों ने बताए, जैसे इलैप्टिकल या डंबल शेप, और ग्रूबर और उनके साथियों ने भी इनके कुछ और शेप्स बताए हैं। जैसा अभी मैंने ऊपर बोला बच्चों, माइक्रोबॉडीज यानी सूक्ष्मकाय में एक बाहर एक सीमाकारी झिल्ली, एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होती है जो लगभग 6.5 नैनोमीटर मोटाई वाली होती है और वो एक मैट्रिक्स को घेरे रखती है अंदर की तरफ, जो कि विजिल 1983 के अनुसार वो जो मैट्रिक्स है वो एमॉर्फस है, दानेदार है, कणिकामय है, तंतुमय है या पैरा क्रिस्टलाइन भी दिखाई दे सकती हैं। तो ये कुछ बातें हैं सामान्य रूप से सूक्ष्मकाय की विशेषताओं या लक्षणों को प्रदर्शित करने वाली। अब आती है बात कि जो सूक्ष्मकाय हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों याद रखें, सूक्ष्मकाय 3 प्रमुख प्रकार के होते हैं: पैरोक्सिसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम्स और तीसरे स्फीरोसोम्स। 3 प्रकार के सूक्ष्मकाय होते हैं और जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इनमें से कुछ एनिमल्स में मिलते हैं, कुछ प्लांट्स में मिलते हैं, कुछ दोनों में मिलते हैं। आइए हम एक एक करके तीनों की छोटी छोटी चर्चा करते हैं। सबसे पहले
हम पेरोक्सिसोम की बात करते हैं, तो पेरोक्सिसोम्स ऐसे सूक्ष्मकाय होते हैं जिनके अंदर विशेष रूप से पेरोक्सीडेजेज एंजाइम्स पाए जाते हैं। पेरोक्सीडेजेज, कैटालेजेस, डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेजेस पाए जाते हैं और यूरेट ऑक्सीडेजेस पाए जाते हैं। यानी ये 4 प्रकार के एंजाइम्स बहुत सारी मात्रा में पाए जाते हैं और इसी वजह से ये पहचाने जाते हैं। और चूंकि इनके अंदर पेरोक्सीडेज एंजाइम पाए जाते हैं, इसी कारण इनको पेरोक्सिसोम नाम भी दिया गया है। इनमें लिपिड बायलेयर से बनी हुई, यानी बच्चों ध्यान से समझें, लिपिड्स की दोहरी स्तर से बनी हुई इकाई झिल्ली से ये घिरे होते हैं और इनका व्यास 0.1 से 1 माइक्रोन के बीच में होता है। और झिल्ली से घिरा हुआ एक इलेक्ट्रॉन सघन मैट्रिक्स होता है जिसमें कई प्रकार के प्रोटीन भी पाए जाते हैं। यानी जो ऊपर जो हमने वर्णन किए हैं वो सभी एंजाइम्स प्रोटीन के रूप में यहीं इसमें पाए जाते हैं। इनमें कोई डीएनए नहीं होता है। याद रखें, पेरोक्सिसोम्स में डीएनए नहीं होता है। इनका निर्माण अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा बडिंग प्रक्रिया से होता है। जो अंतःप्रद्रवी जालिका है वो मुकुलन करती है, बडिंग करती है और उस प्रक्रिया के द्वारा पेरोक्सिसोम्स का निर्माण होता है। पेरोक्सिसोम्स विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक कार्यों को पूरा करते हैं। कई प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन जो मेन काम है वो ये है कि ये एक फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीकरण करते हैं। वो ये बहुत बड़ी विशेषता है इनकी। और वास्तव में फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीकरण विशेष रूप से कवक और पौधों में पेरोक्सिसोम द्वारा ही किया जाता है। तो याद रखें, पेरोक्सिसोम का सबसे प्रमुख कार्य फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीकरण होता है। ये प्लांट्स के अंदर मिलते हैं, पौधों में पाए जाते हैं। विशेष करके वे पौधे जिनके अंदर C3 चक्र के रूप में डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिक अभिक्रिया पाई जाती है, तो वहाँ पर ये विघटनकारी प्रक्रिया ग्लाइकोलेट चक्र या C2 चक्र उस अपने अंदर प्रदर्शित करते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की विघटन यानी उसको मुक्त करने की प्रक्रिया है। स्तनधारियों में यह लंबी श्रृंखला फैटी एसिड्स को माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकृत किया जाता है, लेकिन जो बहुत लंबी श्रृंखला वाले जो फैटी एसिड्स होते हैं या जो ब्रांच चेन फैटी एसिड्स होते हैं, उनको हमेशा याद रखें, ऑक्सीकृत करने का काम पेरोक्सिसोम में ही किया जाता है। ये स्पेसिफिकली मैमल्स के अंदर किया जाने वाला कार्य पेरोक्सिसोम द्वारा। उसके अलावा जो प्लाज्मा लूजेंस हैं या कोलेस्ट्रोल हैं या जो बाइल एसिड्स हैं, उनके संश्लेषण में भी पेरोक्सिसोम्स की महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है। इसके साथ साथ ये अल्कोहल के ऑक्सीकरण में, प्यूरिन और पॉलीमाइन के अपचयन में, और मनुष्य में ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं उनके उपापचय में, प्रकाश संश्लेषण में पौधों में, और कवक में ये पेनिसिलिन के संश्लेषण में भी शामिल होते हैं। यहाँ बच्चों में एक चीज़ जो स्लाइड में नहीं लिखी है वो आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि पेरोक्सिसोम्स में विशेष रूप से C2 चक्र या ग्लाइकोलेट चक्र होता है, जिसको हम प्रकाश श्वसन या फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। C3 प्लांट्स के अंदर होने वाली वो बहुत ही विघटनकारी या नुकसान पहुंचाने वाली प्रक्रिया है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड स्थिर होने के स्थान पर मुक्त होने लग जाती है, और मुक्त होने की वजह से जो कार्बन फिक्सेशन का जो अंतिम उत्पाद है, ग्लूकोज का निर्माण है, वो कम हो जाता है। तो C3 प्लांट्स के अंदर जो एक बहुत ही नुकसान या हम कहें कि हानि पहुंचाने वाली प्रक्रिया है प्रकाश श्वसन, वो पेरोक्सिसोम में ही संपन्न होती है। उससे संबंधित एंजाइम्स इसी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हुआ हमारा एक सूक्ष्मकाय बच्चों। फिर नेक्स्ट जो सूक्ष्मकाय है वो आपके ग्लाइऑक्सिसोम्स कहलाते हैं, और जैसा कि आप चित्र में स्लाइड में देख पा रहे हैं, ये ग्लाइऑक्सिसोम्स वे सूक्ष्मकाय हैं जो केवल और केवल पौधों में पाए जाते हैं। इसीलिए इनको
पौधों में पाए जाने वाले पेरोक्सिसोम नाम से भी जाना जाता है। विशेष रूप से ये अंकुरित बीज जो होते हैं उनके जो जो फैट्स का जो स्टोरेज हो रहा होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा इनको फिलामेंटस जो फंजाई होती हैं उनके अंदर भी देखा गया है। ग्लाइक्सोसोम्स के अंदर ग्लाइकोलाइट साइकिल होता है, और ग्लाइकोलाइट साइकिल जो है उसके अंदर खास तौर पे दो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आइसोसाइटेट लाइसिस और मैलेट सिंथेज। ये दो प्रमुख एंजाइम उसके अंदर ग्लाइकोलाइट साइकिल के अंदर पाए जाते हैं। ग्लाइकोलाइसोम जो है वो बीजों के जो कॉटिलिडेंस होते हैं या एंडोस्पर्म होते हैं, भ्रूणपोष भी जिनको कहा जाता है, उनके जो लिपिड बॉडीज जो होती हैं उनके कांटेक्ट में पाए जाते हैं। और जब उन बीजों का अंकुरण होता है, माने जर्मिनेशन होता है, तो ये जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स में ये परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और जैसे ही फैटी एसिड्स कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं तो उनको एनर्जी का सोर्स मिल जाता है, इसलिए वो जल्दी से अंकुरित हो पाते हैं। इसी प्रकार ग्लाइकोलाइसोम्स में वे एंजाइम्स भी होते हैं जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का कार्य करते हैं। और ग्लूकोनियोजेनेसिस में जो फैट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होती हैं, तो उनके जो मध्यवर्ती उत्पाद हैं उनको बनाने का कार्य भी ग्लाइकोलाइसोम्स द्वारा किया जाता है। जो पौधे के जर्मिनेट होते ही जो पौधा या मिनिएचर प्लांट जो पौधा उत्पन्न होता है उसको हम सीडलिंग्स कहते हैं, पादपक कहते हैं। तो याद रखें कि पादपक के पास पत्तियां या लीफ नहीं होती, यानी वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है। तो ये जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस से जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं या जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं, उन कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग वो सीडलिंग या नया पादप जो है तब तक करता रहता है कि जब तक कि उसमें पत्तियां बन करके और वो स्वयं प्रकाश संश्लेषण करना प्रारंभ ना कर दे। अगले कार्य की बात करें हम तो ग्लाइकोलाइसोम जो है वो जड़ों की नोड्यूल्स में वही प्रकाश श्वसन और नाइट्रोजन उपापचय में भी भाग लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो जो सेनिसेंट ऑर्गन्स हैं, यानी जो मरणासन अंग है, यानी जो एट द वर्ज ऑफ डेथ हैं, बस मृत्यु ही उनमें आने वाली है, वे अपनी लगभग उपापचयी क्रियाएं लगभग समाप्त कर चुके होते हैं, तो उनमें भी ग्लाइकोलाइसोम्स पाए जाते हैं और वो जो मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स होते हैं उनको मोबिलाइज करने का कार्य करते हैं। ग्लाइकोलाइसोम्स के पास एक इकाई झिल्ली होती है, और जब उनका सुक्रोज ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है तो हाई इक्विलिब्रियम डेंसिटी उनके अंदर पाई जाती है, और इनकी जो मैट्रिक्स है वो बहुत ही सूक्ष्म रूप से कणिकामय या ग्रैन्युलर होती है। ग्लाइकोलाइसोम जो है वो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल करते हैं, जो कि टीसीए साइकिल यानी कि क्रैब साइकिल का ही एक वेरिएशन है, और ये पौधे, बैक्टीरिया, कवक और प्रोटिस्टा में होने वाला एक एनारोबिक पाथवे है। तो ये हमारा दूसरा सूक्ष्मकाय हुआ ग्लाइकोलाइसोम्स, जो कि के विशेष रूप से पौधों में पाया जाता है। जो अगला है वो स्फीरोसोम, या आप देख पा रहे हैं एक और नाम है ओलियोसोम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसे सूक्ष्मकाय हैं, ऐसे इकाई झिल्ली द्वारा घिरे हुए सूक्ष्मकाय हैं जो कि लिपिड्स के स्टोरेज और सिंथेसिस में भाग लेते हैं, भंडारण करते हैं वसा का, और उनका संश्लेषण भी करते हैं। इनकी खोज पेरेरे ने की थी, और ये भी केवल पौधों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले सूक्ष्मकाय हैं। इनका निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनकी जो संरचनात्मक विशेषता है कि इनकी जो चारों तरफ झिल्ली होती है वो एक ही होती है, लेकिन उसको हाफ यूनिट मेम्ब्रेन कहा जाता है। और हाफ यूनिट मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर फॉस्फोलिपिड्स के दो स्तर ना होकर के केवल एक स्तर होता है। बच्चों याद रखेंगे, स्फीरोसोम्स की मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड का केवल एक ही लेयर, एक ही स्तर, एक ही स्ट्रेटा होता है, दो नहीं होता। हमेशा एक यूनिट मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स के दो स्तर होते हैं और प्रोटीन उनके बीच में इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉस्फोलिपिड का केवल एक स्तर होता है। और हम जानते हैं कि फॉस्फोलिपिड के पास दो एंड्स होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक एंड और एक हाइड्रोफोबिक एंड। तो जो
जो पोलार एंड है, हाइड्रोफिलिक एंड है, वो हमेशा साइटोसॉल की तरफ होता है, जबकि जो अंदर की तरफ है वो हाइड्रोफोबिक एंड यानी उसकी जो पूंछ होती है वो स्थित होती है। तो ये पॉइंट आप विशेषकर स्फेरोजोम्स के लिए याद रखें। हाफ यूनिट मेम्ब्रेन इनके पास पाई जाती है। झिल्ली को स्थिर करने का कार्य प्रोटीन करते हैं और उन्हें ओलियोसिन कहा जाता है, और यही वजह है कि इनका नाम ओलियोजोम्स भी रखा गया है। एक स्फीरोजोम में रासायनिक संरचना या रासायनिक संगठन की दृष्टि से हम देखें तो 98% के आसपास उसमें लिपिड होता है, जबकि केवल 2% उसके अंदर प्रोटीन होते हैं। यानी अधिकांश भाग उसका लिपिड या वसा द्वारा घेरा रहता है। और जो 2% प्रोटीन होते हैं उनमें से संभवतः है कुछ एंजाइमेटिक प्रोटीन भी होते हैं, और वो एंजाइमेटिक प्रोटीन भी लिपिड के संश्लेषण में भाग लेने वाले होते हैं। यही कारण है कि जब स्फीरोजोम को जब टेस्ट किया जाता है किसी कोशिका में, उसकी उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए जब जब उसको टेस्ट किया जाता है, स्टेन किया जाता है, तो लिपिड स्टेन करने वाले जो स्टेन्स होते हैं, जैसे सुडान 3 और 4, उनके द्वारा इनको रंगा जाता है और ये उससे कलर शो करने लग जाते हैं यदि वहां उपस्थित हैं तो। स्फीरोजोम जो है वो ऑयल के जो सीड्स हैं, तेल के बीज जो हैं, उनकी एंडोस्पर्म कोशिकाओं में बहुतायत से मिलते हैं और इनका व्यास 0.5 से 2.5 माइक्रोन के बीच में होता है। आकार इनका गोलाकार या अंडाकार होता है। इनमें प्रोटीन, राइबोन्यूक्लियस, फॉस्फेटेज जैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, और इसीलिए इन्हें प्लांट लाइसोसोम के रूप में भी जाना जाता है, या प्लांट लाइसोसोम का नाम भी दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं बच्चों, ये 3 प्रकार के सूक्ष्मकाय हैं जो कि विभिन्न प्रकार के जीवों में, विशेषकर पौधों में और जंतुओं में पाए जाते हैं, अलग अलग रोल रखते हैं और अलग अलग भूमिका निभाते हैं। यदि आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न या क्वेरी है बच्चों, तो आप निस्संदेह अपने ग्रुप के अंदर वो प्रश्न पूछ सकते हैं। संबंधित असाइनमेंट यदि आपको दिया जाता है तो कृपया उसको समय रहते पूर्ण करें। थैंक यू सो मच।